हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीक जो आपका ओलिवुड का लाइव मॉक था उसमें जितने भी क्वांट और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ताकि आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। समझिए पहले सवाल को कि ये सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। टू अ सर्कल विद सेंटर O, LM and LN are two tangents from a point L at M and N respectively. OM is equal to 3/7 ml. रेडियस 24 है, आपको OL की लेंथ बतानी है। देखो पहले मैं सर्कल बनाता हूँ। ये मेरा सर्कल, एक पॉइंट से मेरे दो टेंजेंट मैंने बना दी। ये था आपका पॉइंट L, ये आपका पॉइंट हो गया M, ये आपका पॉइंट हो गया N। यहाँ तक क्लियर है। अब सेंटर मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर O सेंटर है। मैंने मान लिया कि जो सेंटर था यहाँ पर था, ये सेंटर O। इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका एन पॉइंट हुआ, 90 डिग्री होता है, ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है। और अब क्या गिवन है हमको कि जो आपका ओ एम है वो 3/7 है एम एल का। ठीक है, तो ये आपका एक इक्विलेटरल, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है एल एम ओ। ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई कि जो मेरे पास एम एल है, अगर मैं एम एल को 7x लेके चल रहा हूँ तो जो मेरे पास ओ एम आएगा वो कितना आएगा, 3x आएगा। ये क्लियर है आपको। ओ एम मेरे पास कितना है, 3x है। और ये 3x की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका रेडियस है 24, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक कह रहा हूँ मैं। अब आपसे क्या पूछा गया, ओवेल। तो पाइथागोरस से आप मुझे बताओ कि कितना आना चाहिए। यहाँ पर आपने बोला अंडर रूट का 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी कि आपके पास है अंडर रूट का यहाँ पर 58। ठीक है, और ये आपके पास होगा कितना x, ये भी तो लेना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, √58x, यानी कि 8√58। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ उसमें खास था नहीं, बस वैल्यूज देखने में आपकी मुश्किल थी। ठीक है, 8√58 आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इस तरह का सवाल CGL 21 मेंस में पूछा गया था। तो ये सवाल आगे भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है क्या, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पर गिवन है, दो सीरीज आपको गिवन है। आपको पता नहीं कि जो सीरीज बी है इसका लास्ट टर्म क्या होगा। गिवन दैट सीरीज ए और बी में नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है, तो उसके लिए आपको ए में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको कितने का देगा, 13 का। ए सीरीज में आपको डिफरेंस देगा 13 का। तो ये पूरा डिफरेंस कितना है मुझे बताओ। 321 से लेकर 126 तक कितना अंतर है। तो आप बोलोगे यार कि ये जो डिफरेंस है ना, ये कितना है मेरे पास, ये आपको दिख रहा है कि 321 माइनस 126 है ना। ये तो आपके पास डिफरेंस है, तो 200 में 5 कम, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि 195 डिफरेंस है। इसको आप डिवाइड करो 13 से, क्या इतने टर्म्स होंगे, नहीं, इसमें +1 इतने टर्म्स आपके पास होंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हुई, आपको पता है कि 15 बार चला गया, 15 और 1 16, यानी कि जो सीरीज थी ना इसमें आपके पास 16 टर्म थे, 16 टर्म्स आपके पास थे। अब अगर यहाँ पर 16 टर्म थे तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वाले सीरीज में 16वां टर्म क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू जो भी डिफरेंस हो। ठीक कह रहा हूँ मैं। अब इस वाली सीरीज में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 11 का डिफरेंस है। 11 का है कितने का, यहाँ आपके पास 56 से कितना हो गया 77, 21 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर होगा, ए यानी कि 56 प्लस एन माइनस वन। अब आपके पास 16 टर्म यहाँ पर थे, 16 माइनस 1 15 इंटू डिफरेंस कितने का 21 का। ये आपका आंसर होने वाला है 56 प्लस 15 इंटू 21 कितना हो जाएगा 315। तो मेरे पास कितना आ गया 371, ये करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, वही घिसा पेटा क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार पूछता है। लेट ए बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच मैन डिवाइड्स 873 945 एंड 993, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। तो आपको बता रहे हैं कि 10th डिजिट क्या होगा ए का। तो देखो कैसे होगा ये सवाल। आप यहाँ पर क्या करो कि 873 को लिखो, फिर आप लिखो 945 को, उसके बाद आप लिखो 993 को। ये आपके तीनों नंबर हो गए। अब आपको इनमें डिफरेंस लेना है। क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, 873 और 945 में 45 और 27 कितना होता है, 45 27 आपके पास हो गया 72।
ठीक कह रहा हूँ मैं, 45 27 वो 72। यहाँ क्या अंतर है, यहाँ आपको अंतर दिख रहा है 48 का। तो इनमें क्या आपका फैक्टर आ रहा है हाईएस्ट, ये आप मुझे बताओ। तो आपको दिख गया कि इनमें जो हाईएस्ट फैक्टर आ रहा है वो आपका हो गया 24। तो 24 ही वो नंबर है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका 10th डिजिट क्या हो जाएगा 2। 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखो, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखने में आपको काफी बड़ा लग रहा होगा। ए बी सी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 20,000, 40,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। एक साल बाद ए ने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिया, सी ने विड्रॉ कर लिया 5,000, एंड आफ्टर सेकेंड ईयर ए इन्वेस्टेड 5,000 मोर, बी विड्रू 10,000 एंड सी विड्रू 5,000। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 5,000 को एक यूनिट मानता हूँ, तो 5,000 है उसको मैंने एक यूनिट माना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, 20,000 यानी कि 4 यूनिट। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और सी, तो ए के थे 4 यूनिट, इतना आपको समझ में आया। बी के थे 8 यूनिट, ए का डबल, और सी के कितने थे 25,000 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, अब अगले साल की बात करते हैं आफ्टर 1 ईयर। ए ने अगर 5,000 और इन्वेस्ट कर दी, यानी कि अब इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 5 यूनिट टोटल, 4 पहले से था, 4 और 1 5। सी ने विड्रॉ कर लिए 5,000, तो देखो सी ने विड्रॉ करे 5,000 तो उसका 20,000 रह गया, यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर बी का तो सेम था, बी ने तो कोई भी चेंज ही नहीं करा, तो बी का तो मैं फिर से 8 लिखूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर के बाद क्या हुआ कि ए ने 5,000 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि ए का अब 6 हो गया। बी ने कितने विड्रॉ करे 10,000 करे बिजनेस में से, अब 10,000 यानी कि 2 यूनिट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सी ने विड्रॉ कर लिए 5,000। अब सी अगर 5,000 फिर से विड्रॉ कर रहा है तो इसका 3 ही रह गया। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा गेम हुआ। अब आपको बताना है कि क्या रेशियो बनना है, तो बस इसमें समझने का है। अगर आपने ये चीज लिख ली तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो काफी जल्दी, जैसे मैंने करा है। टोटल लेबर कितना हो गया ए का, ए का टोटल आपको दिख रहा है कि हो गया, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ए का टोटल आपका हो गया 15, बी का कितना हो गया 22 हो गया, और सी का आपको दिख रहा है कि 12 हो गया। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सवाल देखो, ये रीजनिंग के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी करने जरूरी है क्योंकि मैथ रीजनिंग अब एक है, आप ऐसा मान के चलो। ठीक है, द डॉटर ऑफ रितु इज द मदर ऑफ आशु, किरण इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ तुषार एंड तुषार इज नो सिबलिंग, करण इज द फादर ऑफ स्नेहा हु इज द सिस्टर ऑफ किरण, मीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ रितु हु हैज वन सन एंड वन डॉटर, आशु इज द डॉटर ऑफ तुषार, हाउ इज मीना रिलेटेड टू स्नेहा। तो देखो इस तरीके के सवाल एसएससी में पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि ब्लड रिलेशन के बहुत ही सिंपल सवाल पूछे जाते थे, पर अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अगर आप सीजे लिख के स्प्री के सेट देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस तरह के सवाल बड़े बड़े दिए गए थे एक्चुअल में। ठीक है, तो इन सवालों पर कमांड आपकी अब होनी जरूरी है। ठीक, इसलिए मैं सवाल यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब देखो मैंने सवाल को पढ़ा, मुझे नहीं समझ में, मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ और ट्राई करेंगे कि इस बार इसको अच्छे से बने। सबसे पहले लाइन में आपको क्या कह रहा है, दैट द डॉटर ऑफ ऋतु इज द मदर ऑफ आशु, यानी कि जो यहाँ पर ऋतु है उसकी जो भी डॉटर है, यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ता हूँ। ठीक है, दैट इज द मदर ऑफ आशु, तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ आशु को। इतना आपको समझ में आया, और क्योंकि डॉटर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, मदर ऑफ आशु। ठीक, आगे क्या किया मैंने, किरण इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ तुषार। अब किरण तुषार कुछ नहीं बता अभी, एंड तुषार इज नो सिबलिंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया मैंने, करण इज द फादर ऑफ स्नेहा हु इज द सिस्टर ऑफ किरण, करण is the father of Sneha who is the sister of Kiran, Meena is the daughter-in-law of Ritu who has one son and one daughter, Ashu is the daughter of Tushar। अब यहाँ आखिरी में क्या कह था, आशु is the daughter of तुषार। अब daughter of तुषार इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मिसिंग पर्सन था इसका हस्बैंड कौन हुआ, इसका जो हस्बैंड था वो कौन था, तुषार। तुषार को हम शो करेंगे प्लस साइन के साथ। इतना आपको समझ में आया। अब हम तुषार से रिलेटेड ढूंढते हैं कि क्या तुषार से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट था जो हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे थे। हाँ, आपको दिखेगा यहीं पर था। अगर आप देखो क्या गिवन था, किरण इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ तुषार। अब देखो ब्रदर इन लॉ ऑफ तुषार यानी कि तुषार की जो भी वाइफ थी उनका भाई, कह रहा हूं मैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका किरण। क्योंकि ब्रदर इन लॉ है तो उसको शो कर देंगे प्लस साइन के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या और कौन सा स्टेटमेंट हमसे मिस हुआ था जिसको हम शो नहीं कर पा रहे थे पहले। फिर आपको यहाँ पर गिवन है तुषार इज नो सिबलिंग, वो ठीक है। करण इज द फादर ऑफ स्नेहा हु इज द सिस्टर ऑफ किरण। अब स्नेहा
किसकी सिस्टर है? किरण की सिस्टर है। अब देखो किरण की सिस्टर आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो सकता है कि ये भी सिस्टर हो, ठीक है। पर अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख रहे हो, इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक मीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ऋतु। ऋतु यहाँ पर डॉटर इन लॉ, यानी कि जो किरण की वाइफ होगी वो कौन हो जाएगी? मीना। ये चीज आपको समझ में आई? जो किरण की वाइफ है वो है मीना, ये बात तो एकदम श्योर है, ठीक है। और क्या गिवन था? दैट करण इज द फादर ऑफ स्नेहा हु इज द सिस्टर ऑफ किरण। सिस्टर ऑफ किरण में यहाँ पे शो कर सकता हूँ, स्नेहा को यहाँ ले सकते हैं, या फिर अगर कोई और सिस्टर भी होती तो हम कहीं और ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। रिलेशन अल्टीमेटली किसका बताना है? रिलेशन आपको होता है ना मीना और स्नेहा का, दोनों हमारे पास है, मीना भी यहाँ पर है, स्नेहा भी यहाँ पर है, तो इनमें क्या रिलेशन है? हाउ इज मीना रिलेटेड टू स्नेहा? तो स्नेहा का ब्रदर कौन था? किरण, किरण की वाइफ मीना, यानी कि मीना इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ स्नेहा। सिस्टर इन लॉ का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट में बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगला सवाल अब देखो कैसे करोगे इस सवाल को। क्या गिवन है इसमें आपको? मैंने ऐसे क्वेश्चन की वीडियो आपको एक दी थी सीटिंग अरेंजमेंट वाली, उसमें क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S and T were born on different consecutive days starting from Monday and not necessarily in the same order। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन की बात हो रही है क्योंकि कंसेक्यूटिव डेज है, ठीक है। अब क्या गिवन है? Q was born on neither Thursday nor is the youngest। अब देखो यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ? यंगेस्ट तो वो हुआ ना जो यहाँ पर फ्राइडे को बॉर्न हुआ होगा, यानी कि जो क्यू है वो ना तो फ्राइडे को बॉर्न हुआ है, ठीक है। क्या गिवन आपको कि क्यू ना ही थर्सडे को है, एंड नोर इज द यंगेस्ट, यानी कि वो फ्राइडे को भी नहीं हो सकता। तो क्यू ना तो यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, इसको यहाँ पर मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नीचे लिखोगे क्यू यहाँ पर भी नहीं होगा और क्यू आपका यहाँ पर भी नहीं होगा। इतना स्टेप आपको समझ में आया? यंगेस्ट का मतलब आप लोग समझ पाए कि यंगेस्ट का मतलब जो फ्राइडे को पैदा हुआ है वो तो यंगेस्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने? आर इज ओल्डर देन टी, तो आर आपका जो है वो टी से पहले आएगा, एंड वॉज नॉट बोर्न ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो आर अगर ट्यूसडे पे नहीं आएगा तो आर आपका मंडे पर आ सकता है, वेडनेसडे पर भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आर जब भी होगा वो टी से पहले आएगा, ठीक है। पी वॉज नॉट बोर्न ऑन थर्सडे, तो यहाँ पर पी भी नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हमारी कम होती जा रही है। फिर क्या किया मैंने? टी वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो उन लोगों ने हमको दी कि टी आपका वेडनेसडे को आया है। अब क्योंकि आर ट्यूसडे को नहीं हो सकता और आर ओल्डर देन टी है, तो आर को तो यहीं पर होना पड़ेगा, कोई और चांस ही नहीं बचा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई? फिर क्या गिवन था हमको कि जो पी आपका था वो थर्सडे को नहीं था, ठीक है। तो अब सवाल में ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्यू आपका इन पोजीशन पर नहीं आ सकता था, ये तो पोजीशन चलेगी, तो क्यू के लिए यही पोजीशन बची, और तो कोई पोजीशन बची ही नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेट करके आप इसमें चलते तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब पी के बारे में बात करते, पी यहाँ नहीं आ सकते तो पी को यहाँ पर आना पड़ेगा, तो बचा हुआ आपका पर्सन है एस, वो यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा मैंने कैसे करा, ठीक है। ये आपका अरेंजमेंट है जो बनेगा। अब आपको क्या बताना है? व्हेन वाज पी बॉर्न, तो पी कहां पर है? फ्राइडे पर। फ्राइडे करेक्ट आंसर है। इतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। इस सवाल को देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्या इसमें तिगड़म बैठानी पड़ेगी कि ये सवाल आपका हो पाए? भाई ज्यादा मुश्किल इसमें लॉजिक है नहीं वैसे, अगर आप केवल सम कर लो, आप जैसे 5, 6, 4 इसका सम करो, कितना आएगा? 15। 15 से 60 कैसे आ सकता है? 4 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ देखो 297, तो अगर मैं 2 + 9 + 7 करूँ तो कितना है मेरे पास? 18। इसका 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 72 आ जाएगा। तो वही बात है कि 8, 4, 12, 12, 9, 21, 21 × 4 आपका आंसर आ जाएगा 84। आसान लॉजिक था काफी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। डिफरेंस देखते हैं पहले कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वायर वगैरह यहाँ पर हो। दोबारा मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 512, 504, 495, 477, यहाँ पर आपका 459, ठीक है। अंतर आप मुझे बताते जाओ कि क्या क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पर 8 का डिफरेंस आपको दिखा, यहाँ कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 9 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस अचानक से बढ़ गया, कितना हो गया डिफरेंस? यहाँ पर डिफरेंस आपको हो गया 23
और 5 यानी कि 28, ये भी ठीक है। 23 और 5 कितना हो गया? 28 हो गया अंतर, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ बोलोगे यार कि 17 और एक 18, 18 का अंतर है, ठीक है। देखो इसमें क्या लॉजिक है, मुझे क्या लग रहा है, बहुत सोचा मैंने कि 8 कैसे आ सकता है, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है, वो मैं समझ गया। 8 कहाँ से आ सकता है? 5 1 2 ऐड करने पर 8 आया, इसका जो सम था वो 8 है। यहाँ पर 5 0 4, इसका जो सम था वो आपका 9 है। यहाँ पर 4 9 और 5 कितना होना चाहिए था? 18 होना चाहिए था, पर यहाँ पता नहीं कैसे 28 दे दिया, ठीक है। पर यहाँ देख लेते हैं एक बार, 7 7 14, 14 4 18, वो यहाँ पर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई हो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले से, या फिर हो सकता है कि लॉजिक कुछ और लग रहा हो। पर मेरे हिसाब से अगर 4 5 9 इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? ऐड करने पर आपका ये आ जाएगा 18, और 18 अगर आप माइनस करो तो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है कि 4 5 9 में से अगर हम 18 माइनस कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि आपका आंसर 441 आ जाएगा, और वो ऑप्शन में भी है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। शायद यहाँ पर कोई फॉल्ट रहा हो, इसको आप लोग बताना एक बार कि यहाँ पर इसको ऐड करने पर क्यों 28 यहाँ पर नहीं हमको मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 441, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है कि कोई और लॉजिक भी हो जो मुझे ना समझ में आ रहा हो। इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह के सवालों में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। कैसे होगा ये सवाल? तो देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचो ना तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, अभी भी होती है, पर ये है कि अब मैं जो चीज सोचता हूँ काफी लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ आड़ा जैसा लॉजिक एकदम होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ सिंपल स्टेप ही होंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको दिख रहा है कि बड़ा नंबर काफी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ही देखूँ 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब आपको पता है 125 होता है। अब आप देख लो 125 में अगर मैं 8 का स्क्वायर यानी कि 64 ऐड कर दूं तो आपका आ जाएगा 189। तो आपको क्या करना है? क्यूब करना है और एक नंबर का स्क्वायर करना है, तो दोनों को ऐड कर देना है। काफी सिंपल सा लॉजिक है ये। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 3 का तो क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, है ना। 3 का क्यूब ऐड कर लेंगे और 2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पर भी कंफर्म कर सकते थे 64 और 49 113। यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास? 27 और 4 31, ये करेक्ट आंसर होगा 31। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस तरह के सवाल काफी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ इसको। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है टीसीएस, इसमें सिंबल्स को प्लेस करा जाता है या फिर सिंबल में कहाँ एरर है ये बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करा करो कि आप डिवीजन साइन देखो कि डिवीजन साइन कहाँ पर है। जहां पर भी डिवीजन साइन है वहां पर डिवाइड एक्चुअल में होना चाहिए। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो 22 डिवाइड बाई 10, पहले प्लेस पे आपने देखा कि 22 डिवाइडेड बाई 10, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, डेसिमल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पर डिवीजन आप उस प्लेस पर लेके चलो जहाँ डिवीजन आपको दिख रहा होता होगा। जैसे यहाँ पर कहाँ डिवीजन आपको होता हुआ दिख रहा है? आपको यहाँ पर 34 और 17 दिख रहा है, तो ज्यादा चांस है कि डिवीजन साइन यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसीलिए डिवीजन साइन को हमेशा देखो, डिवीजन साइन से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाया, ठीक है। देखते हैं कि क्या होगा आगे। अब मैं ए और सी ऑप्शन को पहले चेक करता हूँ, पहले मैं ए ऑप्शन को चेक करूंगा। अगर मैं इन साइंस को प्लेस करता हूँ तो क्या होगा? 22 माइनस 10 इंटू 2, और ये किसके बराबर है? 34 डिवाइड बाय 7। चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 22 माइनस 20 आपके पास आ गया 2, 2 बराबर 2, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। तो डिवीजन साइन को हमेशा देखना, उससे आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है। टूर आपको गिवन है कि 68 है, देखते हैं कि टूर हमारा 68 कैसे आ सकता है। 20 15, यू आपको होता है 21 और आर आपको होता है 18। तो एक बार ऐड करके देखते हैं। सबसे आसान क्या होता है? ऐड करना, है ना। ऐड करके अगर आप देखोगे तो क्या आएगा मेरे पास भाई? यहाँ पर तो हो गया 39, ये आपका कितना हुआ? 39 हुआ ऐड करने पर। ये ऐड करने पर कितना हुआ? 35। तो कितना है ये मेरे पास टोटल में? 35 39 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास तो यार ये आएगा 74, ठीक है। 35 और 39 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आया? 74 ही तो आया, ठीक है। अगला नंबर देखते हैं, कास्ट CAST, ये कैसे आ सकता है?
तभी कुछ समझ में आएगा। कास्ट आपका है 195, ठीक है। सी मतलब 3, यहाँ पर 1, एस का मतलब कितना हो गया, एस का मतलब आपको हो गया 19, और ये आपका हो गया कितना 20, ये आपका 195 आ रहा है, काफी बड़ा नंबर है, ये तो ऐड करने से आने से रहा, ठीक है। इसका मतलब ये तो लॉजिक कोई है नहीं, ठीक है, ऐड करने से तो कोई फायदा नहीं है, तो इनको हटाते हैं। मतलब ये करने से हमको कुछ भी फायदा नहीं मिला, टाइम हुआ वेस्ट। अब क्या हो सकता है ये देखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट लेके देखता हूँ एक बार। अगर मैं 27 में से 20 को माइनस करूँ तो ऑल्टरनेट आता है, यानी कि 7। 27 माइनस 15 तो आपको मिलेगा 12। यू के लिए क्या आ जाता है 6, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 27 माइनस 18 यानी कि 9, ठीक है। अब इनको एक बार ऐड करो, तो इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 19 और 15 यानी कि 34। 34 का डबल होता है आपका 68। अब ये 2 कहाँ से आया, ये हमको तब पता चलेगा जब हम कास्ट के लिए देखें, ठीक है। तो कास्ट के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है 3, 1, 19, 20, तो ये आपका आ गया 24, ये हुआ 26, ठीक है। 19 के लिए हम कह सकते हो 8, और यहाँ पर आपका हुआ 7। इनको जोड़ो एक बार तो आपको देखेगा कि मेरे पास आया 65, तो यहाँ पर इंटू 3 हो रहा है। अब ये फैक्टर कहाँ से आए, देखो इंटू 2 यहाँ पर क्यों करा गया, क्योंकि आपके पास थे 2 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल थे। 2 कॉन्सोनेंट से आप कह सकते हो कि इंटू 2। यहाँ पर कितने कॉन्सोनेंट है, 1, 2 और 3, ठीक है, इसीलिए इंटू 3। इसका मतलब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट जो है उनको पहले ऐड करेंगे, ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेट को ऐड करके एक वोवल, एक वोवल, 2 वोवल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए के लिए क्या आएगा मेरे पास 26। मैं यहाँ पर स्पेस बनाता हूँ थोड़ा सा, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट करा और ये हो गया छोटा, ठीक है। इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर था 65, यहाँ पर आपके पास 65 बन गया। ए के लिए क्या आएगा 26, फिर आपके पास है एम, उसके लिए आ जाएगा 14, फिर से ए के लिए 26, और जेड के लिए तो 1 आएगा, और ई के लिए कितना आ जाएगा 5 होता है ना, तो आपके पास आ जाएगा 22। इसको जोड़ लो एक बार, 9 यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया पर, और ये कितना हो गया 6 हो तो 8, 89 आया, ठीक है। 89 आपके पास आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने कॉन्सोनेंट थे आपके पास, 2 थे, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 2। आंसर आपका आ गया 178, ये करेक्ट आंसर है। इस सवाल को देखो, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने किसी और से पूछा था, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक है पता है आपको, बहुत ही आड़ा तिरछा लॉजिक है। 9 इंटू 7 कितना होता है 63, 9 इंटू 5 कितना होता है 45, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, 5 इंटू 9 कितना होता है अगेन 45। अब आप देखो जो अगली 2 डिजिट लिखी हुई है वो इससे 2 कम है। 61 जो है 63 माइनस 2 है, 43 जो है 45 माइनस 2 है। इसी तरीके से जो 45 है उसमें अगर आप फिर से माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा 43, ठीक है। जो अगली 2 डिजिट है आपको माइनस 2 करने पर मिल गई, पर यहाँ पर अगर आप माइनस 2 करोगे तो कितना होना चाहिए, तो 16, और वहां पर क्या है, वहां पर 17 है, इसलिए ये आपको ऑड वन आउट हो गया। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से आपके लिए वीडियो आती रहेगी हर हफ्ते, जो भी लाइव वर्क हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।